हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्ति काल का ये तीसरा भाग लेकर आए हैं और ये इससे पहले हमने भक्ति काल में 200 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं दो भागों में, और आदिकाल के 350 प्रश्नों को 4 वीडियो में खत्म कर चुके हैं, और नामकरण से संबंधित प्रश्नों को भी लगभग 150 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, और हमने रीतकाल में 550 प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। और आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तार सप्तक, साठोत्तरी कविता आदि से संबंधित पद्य काव्य में हमने सभी टॉपिक के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, हमने गद्य साहित्य में उपन्यास विधा, नाटक विधा, कहानी विधा और एकांकी विधा, निबंध विधा, आलोचना विधा, रिपोर्टाज विधा, आत्मकथा, जीवनी विधा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि सभी विधाओं के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके अलावा हमने दोस्तों व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वचन, लिंग, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आदि से संबंधित सभी टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि वे सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और इनको देखिए दोस्तों, इससे आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है, और इनसे आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न बनने की संभावना है। कोई कोई तो प्रश्न सीधे आ जाते हैं और कोई प्रश्न व्याख्या से भी मिल जाते हैं, तो हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। तो इनको देखिए, आपको लाभ जरूर होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भक्ति काल का तीसरा भाग है। प्रश्न है 201। शूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर विला लेक। इन पंक्तियों के रचनाकार है, तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास हैं। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेक। ये कबीरदास की है। और अगली पंक्ति, निगम अगम साहब सुगम राम सांचीली चाह, अब अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माँ। तुलसीदास की है ये। और अगली पंक्ति है, असत मिलई अंतर पड़ई भाव भगत रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। ये दादू दयाल की है। और इसके बाद, बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये सुंदरदास की है। अगला प्रश्न है 202। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड़ी शब्द से उनका अभिप्राय है, तो साधुकड़ी शब्द से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। साधुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वान और मत श्याम सुंदर दास
ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर कहा है, बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। प्रश्न अगला 203, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो इनमें से कबीरदास का है, विकल्प ए सही है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम, सॉरी दोस्तों, इनमें सबसे पहले हैं रैदास आएंगे। रैदास का जन्म 1388 है। वो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। रैदास 1388 में जन्म हुआ, 1518 तक। कबीरदास का जन्म 1398, 1518। धर्मदास का जन्म 1400 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म 1544। प्रश्न है 204, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ये ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार हैं, विकल्प सी सही। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि हैं। सहजोबाई का ही एक प्रामाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनी थी। नोट, सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया। प्रश्न 205, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, विकल्प सी सही है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध प्रवृत्ति है, जबकि वात्सल रस की प्रधानता, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकालीन एवं रीतकालीन साहित्य की है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रश्न है 206, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का, विकल्प ए सही है। कबीरदास भक्तिकाल के संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। प्रश्न है 207, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? तो वो थे सुंदरदास, विकल्प बी सही है। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के बाद 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया नंददास की रसमंजरी, सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की। परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। प्रश्न 208, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सुंदरदास माने जाते हैं? तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास है, विकल्प सी सही। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की 2 धाराओं सगुण निर्गुण तथा 4 शाखाओं रामाश्रय, कृष्णाश्रय और ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय में बांटा है। तुलसीदास रामाश्रय के, सूरदास कृष्णाश्रय के और कबीरदास ज्ञानाश्रय के तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। प्रश्न 209, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो शब्बगी ये रज्जब की है, शब्बगी रज्जब की है। ज्ञान बोध है मलूकदास की और प्रेम प्रकाश है धरणीदास की और शब्द सागर है ये बुल्ला साहब की। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 1 2 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या सर्वगी रज्जब की है, ज्ञान बोध मलूकदास की है, प्रेम प्रकाश धरणीदास की है, शब्द सागर बुल्ला साहब की है, अंगबधु दादू दयाल की। प्रश्न है 210, हरडे वाणी अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये है दादू दयाल की, विकल्प बी सही। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक, रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादूपंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने
हरडेवाणी एवं रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, बारह खड़ी आदि ये मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाणी का बीजक नाम से संकलन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया। प्रश्न है 211, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास हैं। विकल्प बी सही है। भक्तिकाल के निर्गुण संत कवि मलुकदास, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वत्सावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से संकलित किया। प्रश्न है 212, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र ये गुरु गोविंद सिंह की है। विकल्प ए सही है। चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न है 213, निम्नलिखित में से संत काव्यधारा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? तो वो हैं नंददास। ये कृष्णा सही सगुण काव्यधारा के कवि हैं। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। संत परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि। प्रश्न है 214, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। ये असत्य है। विकल्प भी सही है। भक्तिकाल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक थे। सूरदास कृष्ण भक्ति के अवलंबित है, अतः तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर राम भक्ति के भक्त एवं साहित्यकार है। प्रश्न है 215, नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम। विकल्प सी सही। नीमा निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास की माता का नाम, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था। जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग किया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया। पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया। ये प्रसिद्ध दोहा है उनके बारे में। प्रश्न है 216, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प भी सही है। प्रश्न 217, बहुत दिनंत मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माहि मन रखो, राम रसायन रमना चाशो। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की। प्रश्न है 218, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो इनकी भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता ये गलत है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता कथन गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन। भाषा में खरापन, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है और भाषा में अक्खड़पन। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा साधुकड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। प्रश्न 219, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग प्रसाद कहा है? तो कहा है सूफियों के सत्संग। विकल्प सी सही है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। प्रश्न 220। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी, तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीर के विषय में प्रसिद्ध हैं। विकल्प बी सही है। कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी, तिथि प्रकट भय। अर्थात कबीर का जन्म संवत 1455 यानी कि 1398 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 221। दुलहिन गावहु मंगला चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो यह पद कबीर का यह पद राग गौड़ी में है। विकल्प बी सही है। दुलहिन गावहु मंगला चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास का ये पद राग गौड़ी में है। अन्य राग असंगत है। प्रश्न 222। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से है। विकल्प ए सही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। प्रश्न 223। इसमें कोई शक नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो यह पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। और अगला प्रश्न 224। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो वो है संत काव्य धारा में। विकल्प बी सही है। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। प्रश्न 225। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी? ये कबीरदास ने कहा। विकल्प सी सही है। प्रस्तुत पंक्ति मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की हैं, जबकि अन्य नाम जयसी, सूर, तुलसी से इस पंक्ति से कोई संबंध नहीं। प्रश्न 226। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो उनका दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। विकल्प डी सही है। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जबकि शुद्ध अद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास हैं और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित कवि तुलसीदास हैं। प्रश्न 227। रैदास की किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? तो रैदास निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। विकल्प बी सही है। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि इस शाखा में आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जयसी, रैदास, रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। कौन? रैदास। प्रश्न है 228। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन, फिरई अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहीं दंडौती, तीन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इनमें अभिव्यंजना हुई है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय, यानी कि ABC कूट ABC। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रैदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब दास अनुदासा में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि गर्भोक्ति की नहीं। प्रश्न 229। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जपू जी ये है गुरु नानक जी की, और रस मंजरी है नंददास की, और बरवे नायिका भेद है ये रहीमदास की, और बैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4, 3
सॉरी 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 विकल्प सी सही है। जप्पू जी नानक जी की है, रसमंजरी नंददास की है, बरवे नायिका रहीम दास की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है। और प्रश्न 230 कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो कबीर को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। कबीर को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए उसके उत्थान की बातें की। अन्य दिए गए कथन कबीर के संदर्भ में सही नहीं। प्रश्न है रैदास का दूसरा नाम है? तो रैदास का दूसरा नाम रविदास है, विकल्प सी सही। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास मीरा के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। ये बनारस के निवासी जाति के चमार थे और इनकी पंक्तियां मन चंगा तो कठौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रसिद्ध पंक्तियां संत रैदास की हैं। प्रश्न 232 कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर को प्रवर्तक निर्गुण संप्रदाय का कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं तथा शक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रश्न है 233 गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना संकलित है? तो ये संकलित हैं कबीरदास की, विकल्प बी सही है। सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की भी रचनाएं संकलित हैं, जबकि अन्य नाम विद्यापति जायसी और जयदेव असंगत है। प्रश्न है 234 उलट बांसियां किसने लिखी हैं? तो उलट बांसियां कबीरदास ने, विकल्प ए सही है। उलट बांसियां लिखने वाले कवि कबीरदास हैं। उनकी प्रसिद्ध उलट बांसी एक अचंबा देखा रे भाई, ठाढ़ा चिन्ह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, ये उलट बांसियां हैं कबीरदास। अब सूफी काव्य पढ़ते हैं 235 नंबर। फूल मरे पै मरे न बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो ये उक्ति जायसी की है, विकल्प डी सही है। फूल मरे पै मरे न बासु प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई है। और अगला फैक्ट, जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। और अगला फैक्ट है, जायसी की अन्य रचना कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और अगला फैक्ट है, रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रश्न है 236 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है मधुमालती कुतुबन, ये मधुमालती मंजन की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है और कुतुबन की रचना मृगावती है। मधुमालती कुतुबन की नहीं अपितु मंजन की रचना है। मधुमालती का रचनाकार 1545 है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम कहानी का वर्णन है। से सभी रचनाएं सूफी काव्यधारा की हैं, किंतु सूफी काव्यधारा की कुतुबन की रचना मृगावती है। सूफी काव्यधारा में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 237 पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया। आलो उजाला ने किया, विकल्प बी सही है। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया और यह अनुवाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। प्रश्न 238 उदधि आई तेई बंधन कीना, इति दसमात अमर पद कीना पंक्तियों के रचनाकार है। तो ये पंक्तियों के रचनाकार जायसी हैं, विकल्प सी सही है। पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा
अवधि है। इसकी रचना सन 947 हिजरी और ईस्वी में देखा जाए तो 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा है और आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है और विजय देव नारायण शाही ने ट्रेजिक कृति कहा। प्रश्न है 239। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। तो इनमें से नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। यह 12मासा शैली में लिखा गया है और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, यानी कि कूट 1 और 4। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में लिखा गया। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। प्रश्न 240। तपय लागी अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पियूं भी छाजन भई गाढ़ी, तन चिन्उर भा झुराऊं खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? ये आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है। तो यह इसमें रामचंद्र शुक्ल का विचार है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। प्रश्न है 241। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये पद्मावत में है। विकल्प ए सही है। नागमती विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है और पद्मावत में 57 खंड हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती 1501 ईस्वी की कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 ईस्वी की मंझन द्वारा कृत है। प्रश्न 242। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो इनमें से हिंदी की शैली मसनवी है। विकल्प ए सही है। ये हिंदी की शैली नहीं, मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य है काव्य लिखने का ढंग से है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसकी वंदना, पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त यानी कि तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्मपरिचय। प्रश्न 243। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया? तो ये है पद्मावत 1540 ईस्वी का है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है और कामानी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और जायसी के अन्य ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है और पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रश्न 244। कौन सी जायसी की रचना नहीं है? तो इनमें से चिताई वार्ता ये हित हरिवंश की है। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 है। शेष रचनाएं चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा जायसी की हैं। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। प्रश्न 245।
मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृत कौन सी है? तो ये है चंदायन या लोरकहा। विकल्प ए सही है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति चंदायन है। चंदायन या लोरकहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। चलिए अगला प्रश्न 246। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये पंक्तियां पद्मावत की हैं। विकल्प सी सही है। ये पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की हैं। जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। प्रश्न 247। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है। विकल्प ए सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं रचना और विषय वस्तु पद्मावत इसमें प्रणय गाथा है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम ये प्रलय से संबंध कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान है और कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया। प्रश्न है 248। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? तो सूफी कवि प्रेमाश्रयी से संबंधित है। विकल्प डी सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति। सूफी कवि काव्य निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 249। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो यानी निर्गुण का है। तो इनमें से कुतुबन प्रेमाश्रयी शाखा के निर्गुण कवि हैं। कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका शब्द सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की। सूरदास रसखान नंददास सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। प्रश्न 250। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मावती ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। विकल्प ए सही है। जायसी कृत पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं। जैसे रत्नसेन मन का यानी कि आत्मा का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा का की प्रतीक है। और प्रश्न है अगला 251। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो वो है जायसी। विकल्प सी सही है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जायसी भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि हैं। प्रश्न 252। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुवा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसमें विशेषता परिलक्षित होती है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत परिलक्षित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है
मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा इत्यादि हैं। प्रश्न 253, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, विकल्प ए सही है। चंदायन अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, इसका रचनाकाल 1379 को अवधि की प्रथम काव्य कृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकथा या लोककथा नाम से संबोधित किया। प्रश्न 254, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? वो आषाढ़ मास से किया है, विकल्प डी सही। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में संतप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न 255, टप टप बूंद परहीं जस ओला, विरह के पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। तो इससे ग्रहण किया वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना ग्रहण किया है। उक्त पंक्तियां पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। प्रश्न 256, जहि पंख के नियर होई कहे विरह के बात, सो पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति, विकल्प बी सही है। प्रश्न 257, प्यों सो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जर मोई तहि धुआं हम लाग। इसमें भंवरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसमें कथन है आवेग की दशा में यही उचित है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में भंवरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। प्रश्न 258, मन अति भयो हुलास, बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तीय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो ये पद्मावती का, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां चंबरदाय कृत पृथ्वीराज रासों से उद्धृत हैं। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सर्ग हैं तथा 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का 20वां समय या सर्ग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंबरदाय को ही कहा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। प्रश्न है 259, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, विकल्प बी सही है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। रचना वर्ष कवि भाषा चंदायन की रचना हुई है 1379 और ये मुल्ला दाऊद का है। इसकी भाषा अवधी है और ये चंदायन चौपाई दोहा छंद में है। रूप मंजरी नंददास की है। इसका रचना काल है 1568 और ये ब्रज भाषा में है और ये चौपाई दोहा छंद में है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी का, ये नूर मोहम्मद की है और इसकी भाषा अवधी है। ये बरवे चौपाई छंद में है
मधुमालती मंझन की यह रचना, ये इसका रचना काल 1545 है और ये अवधी भाषा में है और ये भी दोहा चौपाई छंद में है। चिताई वार्ता नारायण दास की है, ये 1590 की है और इसकी भाषा राजस्थानी ब्रज है। ये दोहा चौपाई छंद में है। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका देवयानी है। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप का रचनाकाल 1618 और इसके रचनाकार शेख नबी हैं। इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। प्रश्न 261, निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? तो इसमें छंद है दोहा चौपाई। विकल्प बी सही है। जायसी कृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार पद्मावत है जो कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली में कहलाती है। और अगला फैक्ट है, जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। प्रश्न है 262, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है? तो इसमें असंगत कथन है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। ये इसका उत्तर विकल्प ये सही है। और प्रश्न है 263, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ये सही नहीं, विकल्प डी सही है। पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ये कथन पद्मावत के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं। प्रश्न 264, मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। विकल्प ए सही नहीं है और इसकी व्याख्या, मंझन कृत मधुमालती का रचनाकाल 1545 है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना आधारित है। प्रश्न है 265, अंगद पैच की रचना किसने की? तो अंगद पैच की रचना ये ईश्वर दास ने की। विकल्प सी सही है। अंगद पैच की रचना ईश्वर दास ने की। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है। ये राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा। प्रश्न है 266, मृगावती के रचनाकार हैं? तो मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। विकल्प सी सही है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की। उपर्युक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीत काल के रीत मुक्त रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलम केली, माधवा नल, काम कंदला। प्रश्न है अगला 267, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 ईस्वी सन क्या होगा? तो 927 का ईस्वी सन 1520 होगा। विकल्प डी सही और इसकी व्याख्या, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम। प्रश्न 268, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे चित्तौड़गढ़। विकल्प ए सही है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी की कृति उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। प्रश्न 269, रचना काल के अनुसार
निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इनमें से सही अनुक्रम है, तो इनमें कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, रचना काल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद है। प्रश्न है 270, मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है, विकल्प डी सही। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित। प्रश्न 271, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इनमें से सही अनुक्रम है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, ज्ञान ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, मृगावती 1503 में प्रकाशित कुतुबन की है। ज्ञानदीप शेख नबी की है, इसका प्रकाशन 1619। और इंद्रावती का प्रकाशन 1744 नूर मोहम्मद किया है। अनुराग बांसुरी, इसका प्रकाशन 1764, ये भी नूर मोहम्मद। प्रश्न है 272, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से मलकत सही नहीं है, विकल्प सी सही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार है, शरीयत, इसका मतलब है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। और तरीकत, इसका अर्थ है हृदय की शुद्धता। हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध। मार्फत, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। प्रश्न 273, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों है। तो इस प्रकार इसके उत्तर बी डी। दिए गए विकल्पों में इंद्रावती 1744 ईस्वी तथा अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की है। मधुमालती 1545 मंझन की रचना है। नोट, इस प्रश्न को आयोग ने गलत कॉमन मान लिया। प्रश्न है 274, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो ये है पद्मावत का, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, राघव चेतन रचनाओं में से जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के माध्यम परोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध है ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं रत्न सेन, पद्मावती, शुवा या हीरा मंतोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं, मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद। प्रश्न है 275, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो सूफी काव्य परंपरा की पद्मावत सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमक ख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। अन्य ग्रंथ रचनाकार इस प्रकार है, ग्रंथ हैं और रचनाकार मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है, माधवानल कामकंदला आलम की है। प्रश्न 276, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, विकल्प ए सही है। जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। जायसी कृत पद्मावत के संबंध में ये गलत है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 277, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उस्मान की रचना है चित्रावली और नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, कुतुबन की रचना मृगावती और कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4। तो ये 4 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि विकल्प ए सही है। दिए गए कूट का सही विवरण इस प्रकार है, काव्य नाम रचना है उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, कुतुबन की मृगावती, कासिम शाह की हंस जवाहिर। प्रश्न 278, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे।
तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या, उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंझन ने मधुमालती लिखा। कुतुबन ने मृगावती, जायसी ने पद्मावत। प्रश्न 279, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? तो इनमें से सत्य नहीं है, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये गलत है, विकल्प बी सही है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये कथन सूफियों के संबंध में सत्य नहीं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं, केवल इनमें विकल्प बी गलत है। प्रश्न है 280, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, विकल्प डी सही। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्दलियों का बर्वे क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जतन है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मत पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाक्यों। प्रश्न है 281, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा असंगत है? तो इनमें से असंगत है, वीरा वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था, विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, नगर वर्णन, विकल्प सी सही है। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत है। जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 282, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है, तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा। बीरा वर्णन के लिए उपयोग किया है, विकल्प बी सही है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग बीरा वर्णन के लिए किया है। जायसी कृत पद्मावत में नागमती पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मासा मूलतः बीरा प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रश्न 283, सूफी प्रेमक ख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य है, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। ये असत्य है, विकल्प बी सही। और इसकी व्याख्या, सूफी प्रेमक ख्यानक काव्य संदर्भ, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। ये कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमक ख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया सूफी काव्य में। प्रश्न 284, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो इनमें से मृगावती कुतुबन का ये सही है। पद्मावत जायसी का ये भी सही। मधुमालती मंजन का है। आखिरी कलाम ये जायसी का है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद गलत है। रचना और रचनाकार के सही विवरण इस प्रकार, आखिरी कलाम जायसी के हैं, मृगावती कुतुबन का है, पद्मावत जायसी का है, मधुमालती मंझन का है, चंदायन मुल्ला दाऊद का है। अगला प्रश्न है, चंदायन की रचना कब हुई? तो ये मुल्ला दाऊद की है। इसकी रचना 1379, विकल्प ए सही है। और चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोर या लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रश्न है 286, मोहि का हसेस की को हरहि, इसका क्या तात्पर्य है? मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, विकल्प सी सही है।
मोई का हंसेस की को हरही। इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। धाता भय की जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग थे, साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे। और अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की रचना शैली फारसी की मसनवी शैली, विकल्प डी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की फारसी की मसनवी शैली है और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। प्रश्न 288, जायसी की काव्य भाषा थी? जायसी की काव्य भाषा अवधी थी, विकल्प ए सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत इत्यादि जायसी के रचनाएं सूफी प्रेमाख्यान। अगला प्रश्न है 289, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है? तो इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन, मुल्ला दाऊद का है, 1379 ईस्वी का। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। मधुमालती मंझन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन है और कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। प्रश्न 290, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो मृगावती है ये कुतुबन की, सत्यवती कथा ये ईश्वरदास की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, हंसावली असायत की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या रचनावली कुतुबन की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, हंसावली असायत की है, माधवानंद काम कंदला गणपत की है, आलम की भी है। प्रश्न है 291, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं, ये वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह नागमती वियोग खंड से संबंधित सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसमें वियोग का वर्णन आषाढ़ मास से होता है, न कि चैत्र से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 292, निम्नांकित कवियों और उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से सूरदास, भज मन चरण कमल अविनाशी ये मीराबाई की है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, सूरदास भज मन चरण कमल अविनाशी युग्म असंगत है, ये पंक्ति मीराबाई की, अन्य विवरण संगत। प्रश्न 293, पीयू वियोग अस बाउर जीवू पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है? तो पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। पीयू वियोग अस बाउर जीवू, बाउर शब्द का अर्थ है पगली। और अगला प्रश्न 294, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की मधुमालती नहीं है, ये मंझन की रचना है। इसका रचनाकाल 1545 है। दी गई रचनाओं में मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। इसका समय 1545। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न 295, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबन आश्रित थे हुसैन बादशाह के, विकल्प बी सही है। कुतुबन हुसैन बादशाह के आश्रित है। कुतुबन के गुरु का नाम शेख
बुरहान था। कुतुबा ने मृगावती की रचना की है। और जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहदी है। और जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत, ये सभी जायसी की रचना है। प्रश्न है 296, पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। तो गुरु का प्रतीक सुआ है, विकल्प बी सही है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती, रत्नसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ हैं, इस प्रकार हैं। पद्मावत प्रतीकार्थ: रत्नसेन मन का, आत्मा का, चिंगल हृदय का है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। प्रश्न 297, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इनमें हंस जवाहिर ये कासिम शाह की है, तो ये सुमेलित नहीं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद और एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा और दोहा चौपाई पद्यत में रचित कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। प्रश्न 298, इनमें जायसी की रचना नहीं, जायसी की नहीं है। इनमें से इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, विकल्प सी से। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं, बल्कि इंद्रावती, अनुराग बांसुरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं, जबकि पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। प्रश्न 299, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, विकल्प भी सही है। पद्मावत महाकाव्य के नायक रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी बनी पद्मिनी है। प्रश्न है 300, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो इनमें से भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, तो ये पद्मावत की नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये पद्मावत की है। तन चितउर मन कीन राजा, ही सिंगल बुध पद्मिनी चीना, ये भी है। और ये मधुकर हंसी समझाए, सौं दे बुझाती सांझ नहासी, ये है सूरदास की भ्रमर गीत से ली गई। तो इसमें ये सूरदास के भ्रमर गीत से ली गई है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या: मधुकर हंसी समझाए, सौं दे बुझाती सांझ नहासी, पंक्ति पद्मावत की नहीं, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूर सागर की है, जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जायसी कृत पद्मावत की है। और तो ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों, हमने आज 100 प्रश्नों को पढ़ा और ये तीसरा भाग है। और भक्ति काल के 3 भागों में हमने 300 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और इस अभी 2-3 भाग और आएंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। और इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और एग्ज़ाम तो आता ही रहेगा। एग्ज़ाम कभी भी आए उसके लिए आप एकदम तैयार रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो पढ़ते रहिए, और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर, आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें, इससे हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।